30 सितंबर से इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए की सीरीज खेली जाएगी, जिसमें रोहित विराट आपको खेलते हुए दिखाई नहीं देंगे। जो लोग एंटिसिपेट कर रहे थे कि रोहित विराट इस सीरीज में खेल सकते हैं, बट सेलेक्टर्स ने उसके आगे का प्लान दिखा दिया है कि फ्यूचर में टीम इंडिया किस तरह से शेपअप होगी ओडीआई क्रिकेट में, वाइट बॉल क्रिकेट में। उसका एक ब्लूप्रिंट आपको इस सीरीज़ में देखने को मिलेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा यंग प्लेयर को मौका इस सीरीज़ में मिल रहा है वो इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि कौन सा प्लेयर पैकिंग ऑर्डर में कहाँ पर है और फ्यूचर में टीम इंडिया किस तरह से शेपअप होगी। तो कौन सी वो 5 बातें हैं जो इस स्क्वाड से निकल करके आ रही हैं और आपको भविष्य की टीम इंडिया के बारे में इस स्क्वाड से समझ में आएंगी। पहली चीज़, अगर आप विकेट कीपिंग के रोल की बात करें, अभी केएल राहुल कीपिंग कर रहे हैं इंडिया के लिए और उन्होंने अच्छा किया है, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी में हो या उससे पहले ओडीआई में जो इंडिया के लिए उन्होंने कीपिंग की है, उनका रिकॉर्ड ओवरऑल बहुत अच्छा रहा है। उनके डेप्यूटी के रूप में अभी ऋषभ पंत वहाँ पर हैं, तो 2 विकेट कीपर बैट्समैन तो ये हो गए। उसके बाद संजू सैमसन उससे पहले थे विकेट कीपर बैट्समैन के रूप में, लेकिन जब तक ऋषभ पंत का नंबर आएगा तब तक संजू सैमसन के लिए एज एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा, तो उनको फ्यूचर का विकेट कीपर कंसीडर नहीं किया जा सकता। साथ में बात ईशान किशन की करें तो ईशान किशन इस पैकिंग ऑर्डर में बहुत पीछे निकल गए हैं। अब ऊपर आ गए हैं प्रभसिमरन सिंह और अभिषेक पोरेल के रूप में 2 विकेट कीपर बैट्समैन, क्योंकि प्रभसिमरन सिंह ने जिस तरह से आईपीएल में प्रदर्शन किया, इमर्जिंग एशिया कप में भी गए थे और ओवरऑल डोमेस्टिक क्रिकेट में उनकी परफॉर्मेंस जिस तरह की रही। हालांकि प्रभसिमरन सिंह के साथ यह है कि वो टॉप ऑफ द ऑर्डर बैटिंग करना प्रेफर करते हैं, जबकि अभिषेक पोरेल डाउन द ऑर्डर बैटिंग करना प्रेफर करते हैं। आईपीएल में उतना अच्छा नहीं किया अभिषेक पोरेल ने, लेकिन उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में रेड बॉल की फॉर्म बहुत अच्छी रही और पिछले 2 सीजन में उन्होंने काफ़ी रन बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं उनके खेलने के तरीके, उनके नेचर, स्ट्राइक रेट और उन सब चीज़ों को देख के आप ये भी कहते हैं कि इस बल्लेबाज के पास टेक्निक है, टेम्परामेंट है और वाइट बॉल में अच्छा कर सकता है और फिर मिडिल ऑर्डर में, लोअर मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी भी कर सकता है। उस हिसाब से अभिषेक पोरेल का भी चांस बनता जरूर था। मतलब समझ गए आप कि फ्यूचर के 2 विकेट कीपर बैट्समैन आपके कौन होने वाले हैं, जिसमें एक प्रभसिमरन सिंह है और दूसरे अभिषेक पोरेल होने वाले हैं। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इंडियन क्रिकेट इस वक्त पर 8 नंबर की पोजीशन के हिसाब से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वनडे क्रिकेट हो, चाहे T20 क्रिकेट हो। तो उसमें जो विप्रज निगम का नाम ऐड हुआ है, इनके पास क्वालिटी हर फॉर्मेट खेलने की है। यूपी के लिए एज ग्रुप क्रिकेट में, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द गेम में भी इन्होंने बहुत अच्छा किया है और उसी के दम पर इन्होंने यूपी T20 लीग खेली थी। यूपी T20 की लीग की परफॉर्मेंस ने इनको आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट दिलाया और फिर आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट ने इनको एक स्टार बना दिया, जहां पर बात हो रही है इनके वाइट बॉल के गेम की। लेकिन इन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में, एज ग्रुप क्रिकेट में, रेड बॉल में भी बहुत अच्छा कर रखा है। तो किसी भी प्लेयर को कहीं से भी अपॉर्चुनिटी मिले, पहली अपॉर्चुनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और विप्रज निगम को इस सीरीज में वो इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी मिल रही है। फ्यूचर में इंडिया के लिए चाहे वनडे क्रिकेट हो या T20 क्रिकेट हो, कम से कम उनको आप यहां पर खेलते हुए जरूर देखेंगे। और रही बात टेस्ट क्रिकेट की, ये डिपेंड करेगा उनकी प्रोग्रेस पर, उनकी ग्रोथ पर, किस तरह से उनकी गेंदबाजी इंप्रूव होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आप टाइम के साथ सीखते हैं, एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं। उसके बाद ऑलराउंडर्स इन मिडिल ऑर्डर, हार्दिक पांड्या का बैकअप कह लो, या मिडिल ऑर्डर में भी आपको ऐसे प्लेयर चाहिए जो ऑलराउंडर की भूमिका निभा सकते हैं। उसमें 2 तरह की कैटेगरी है, एक स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर की, एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की। स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर की कैटेगरी में आज की डेट में रियान पराग, जिनको श्रीलंका में चांस मिला था, ओडीआई क्रिकेट में भी मिला था, T20 में भी मिला था और उन्होंने अच्छी गेंदबाजी भी की थी। रियान पराग ने अपनी गेंदबाजी पिछले 2-3 साल में काफ़ी इंप्रूव की है। पहले अगर आप 3 साल पहले की बात करें तो रियान पराग उतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं करते थे, बल्लेबाजी कर लेते थे और बल्लेबाजी भी पिछले 3 साल में काफ़ी इंप्रूव हुई है। 2 डोमेस्टिक के सीज़न, एक आईपीएल का सीज़न, फिर गेंदबाजी इंडिया के लिए भी आके उन्होंने अच्छे स्पेल्स ऑलरेडी डाले हैं जो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिली हैं। तो आपको बैट्समैन 5-6 नंबर पर ऐसे भी चाहिए जो गेंदबाजी में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकें, क्योंकि इंडिया की वाइट बॉल क्रिकेट अब उसी तरह से आगे जाएगी जहां पर वही प्लेयर खेलेंगे जो कम से कम 2 स्किल 3 स्किल लेके आते हैं। एक स्किल वाले प्लेयर्स के लिए अपॉर्चुनिटी बहुत कम रहेगी। तो उसमें रियान पराग जो है वो आपको वापस से इंडिया की स्कीम ऑफ थिंग्स में आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि पहले वो इंजर्ड हो गए थे। और उनके साथ में निशांत सिंधु, उनकी परफॉर्मेंस को भी रिवॉर्ड किया जा रहा है, क्योंकि एक राइट आर्म ऑफ स्पिनर, एक लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिनर, आपको 2 अलग वैरायटी के प्लेयर चाहिए थे। और निशांत सिंधु ने भी इमर्जिंग एशिया कप में दोनों बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। डोमेस्टिक क्रिकेट उनकी बहुत कमाल की गई और उसके अलावा जो अंडर 19 वर्ल्ड कप था वहां पर भी उन्होंने बहुत इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी थी। तो 2-3 चीजें उनके बारे में भी हाईलाइट होती हैं कि उनका टेम्परामेंट बहुत अच्छा है, स्पिन बॉलिंग उनकी बहुत अंडररेटेड है, मैचेस जिताना जानते हैं, लंबी पारी खेलना जानते हैं, डिफिकल्ट रन्स बनाना जानते हैं।
हैं। तो निशांत सिंधु को अभी तक उतना ड्यू इंडियन क्रिकेट में मिला नहीं था, शायद ये उसके मिलने की शुरुआत भर है। उसके बाद रह गई फास्ट बॉलिंग की कैटेगरी, जहां पर ऑलरेडी हार्दिक पांड्या और नीतीश कुमार रेड्डी हैं, शायद शिवम दुबे भी हैं, लेकिन शिवम दुबे का फ्यूचर आप ऐसे नहीं देखते कि आगे 5-7 साल आपके लिए खेल सकते हैं। तो ऐसे में आपको नए प्लेयर लेके आने पड़ेंगे और उसमें नाम ऐड किया गया है सूर्यांश सेगड़े का। इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही मुंबई T20 लीग में, लेकिन अगर आप उसके अलावा आप देखो IPL जो खेले उतने मौके नहीं मिले। शायद मैं कहूँगा कि लिमिटेड अपॉर्चुनिटी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में इन्होंने बहुत अच्छा किया। गेंदबाजी इस बार मुंबई T20 लीग में पहले के मुकाबले काफ़ी बेटर की। पिछले साल बल्ले से इन्होंने रन बनाए थे, रणजी ट्रॉफी में भी बनाए थे, और सैयद मुश्ताक अली तो मुंबई को जिताने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इन्हीं का था। क्वार्टर हो, सेमी हो, फाइनल हो, तीनों मैचेस में वो डिसाइसिव नॉक इन्होंने एंड में आके खेली। तो पोटेंशियल इस बल्लेबाज के पास है, गेंदबाजी भी इंप्रूव कर सकते हैं। तो जहां आप टैलेंट देखते हैं, स्कोप देखते हैं, उस प्लेयर को लेके आते हैं। तो इनको उस पर्टिकुलर रोल में लेके आया गया है जहां पर नीतीश कुमार रेड्डी हैं, उनका बैकअप कह लो, क्योंकि हार्दिक पांड्या के आसपास तो कोई इनमें से जाता नहीं है। उसके बाद तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, तिलक वर्मा को रजत पाटीदार के होते हुए कप्तान बनाया गया। ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि तिलक वर्मा फ्यूचर लीडरशिप ग्रुप में व्हाइट बॉल क्रिकेट में रहने वाले हैं, और जब शुभमन गिल कप्तान बनेंगे तीनों फॉर्मेट के, तो उनके डिप्टी तिलक वर्मा रहेंगे। चाहे वनडे क्रिकेट हो, चाहे T20 क्रिकेट हो, कुछ इस तरह की राह पर BCCI और सेलेक्टर्स निकल चुके हैं। क्योंकि आप देखिए, सीक्वेंस देखिए, इमर्जिंग एशिया कप में उनको कप्तान बनाया गया था, यही सेलेक्टर्स थे, इन्होंने ही चुना था। साउथ जोन की तरफ से उनको कप्तान बनाया गया, इस सीरीज में उनको कप्तान बनाया गया। तो हर बार आप देख रहे हैं कि तिलक वर्मा को लीडरशिप ग्रुप में पुश किया जा रहा है। उनको रेड बॉल क्रिकेट में उतना नहीं पुश किया गया, क्योंकि रेड बॉल क्रिकेट में उनके चांसेस कम रहे हैं, लेकिन व्हाइट बॉल क्रिकेट में स्पेसिफिकली उनको स्क्वाड में भी ऐड किया गया। आप देखिए 2023 एशिया कप जब हुआ था, तो वहां पर वो वनडे टीम का भी हिस्सा थे। उसके बाद थोड़ा बहुत इन एंड आउट रहा, लेकिन T20 क्रिकेट में उनकी वापसी कराई गई। इमर्जिंग एशिया कप हुआ, सब हुआ, अब वो T20 टीम के परमानेंट मेंबर हैं। धीरे धीरे कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में सेलेक्टर्स बढ़ रहे हैं, जहां पर तिलक वर्मा आपको व्हाइट बॉल क्रिकेट में लीडरशिप रोल में आते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद चौथी इंपॉर्टेंट चीज है एक और प्लेयर का राइज, आयुष बदोनी। और आयुष बदोनी ने सबका परसेप्शन तोड़ा है। जहां एक तरफ ये बात हो रही थी कि वो T20 के प्लेयर हैं, व्हाइट बॉल के प्लेयर हैं, रेड बॉल नहीं खेलेंगे, और रेड बॉल की उनकी पिछली 2 साल की परफॉर्मेंस, इस बार की दिलीप ट्रॉफी, इन सब चीज़ों ने वो परसेप्शन तोड़ा है। T20 से वो वनडे की टीम में तो आ ही रहे हैं, बहुत जल्द आप देखेंगे कि वो टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग में भी आएंगे, क्योंकि वो भी ऐसे प्लेयर हैं जो गेंदबाजी से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जिस प्लेयर के पास मल्टीपल स्किल्स हैं, वो अपने चांसेस आने वाले कुछ सालों में इंडियन क्रिकेट में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, और आयुष बदोनी के पास वो सारी क्वालिटीज़ हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, कि टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपका माइंडसेट किस तरह का है, आप प्रेशर कैसे हैंडल करते हैं, ये चीज़ आयुष बदोनी ने अपने पहले सीजन में ही दिखा दी थी कि उनको प्रेशर हैंडल करना आता है। फिर स्किल उन्होंने आगे आने वाले सालों में थोड़ी डेवलप की, जहां पर हिटिंग एबिलिटी की बात हो या बाकी चीज़ों की बात हो। फिर आप उसके अगले सीजन देखें तो रेड बॉल क्रिकेट उन्होंने और अपनी राइज करके दिखाई, और पिछले 2 सीजन, इस बार 5 मैचेस खेले, 500 रन थे, दिलीप ट्रॉफी में 200 था, पिछले सीजन भी 500 रन थे। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को आप कंबाइंड करें तो उनका राइज एज ए ऑल फॉर्मेट प्लेयर होता हुआ यहां पर दिख रहा है, और अब उनको नेशनल टीम में उस तरह से रिवॉर्ड होते हुए देखेंगे। और आयुष बदोनी के साथ ही दिल्ली के 2 प्लेयर्स को और मौका मिला है। प्रियांश आर्या भी वो ओपनर्स की रेस में लाइन में दिख रहे हैं। अभी तक जब तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था किसी भी लेवल पर, तब तक सिर्फ बात हो रही थी कि कौन आगे है, कौन पीछे है, किसका नंबर कहां पे आएगा। तो अब आप समझ लीजिए कि जब आपके मेन ओपनर अवेलेबल नहीं है, तो फिर प्रियांश आर्या आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे। तो वो भी एक अच्छी चीज है कि यंग प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस को रिवॉर्ड किया जा रहा है। उसके बाद 5वीं और सबसे इंपॉर्टेंट बात फास्ट बॉलर्स के बारे में। युद्धवीर सिंह को हर फॉर्मेट में आप आगे लेके जा रहे हैं, चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, चाहे वनडे क्रिकेट हो, और युद्धवीर सिंह उस बॉलिंग के ग्रुप में ऐड हो रहे हैं। जो पूल ऑफ फास्ट बॉलर है इंडियन क्रिकेट का, उसमें अक्रॉस फॉर्मेट शायद आपको ऐड होते हुए दिखेंगे। T20 में भी उनके लिए थोड़ा मुश्किल फॉर्मेट हो, बट वनडे एंड टेस्ट क्रिकेट ऐसा फॉर्मेट है जहां पर आप उनको ऐड कर सकते हैं, जो कि उनको यहां पर सेलेक्ट करके किया भी गया है। साथ में गुरजपनीत सिंह एज अ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, क्योंकि आपके पास 3 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर थे, जिसमें अर्शदीप सिंह, खलील अहमद, साथ में यश दयाल। यश दयाल अवेलेबल नहीं है, तो आपको चाहिए कि एक और फास्ट बॉलर हो जो आपके पूल में ऐड हो। गुरजपनीत सिंह की परफॉर्मेंस बहुत
अच्छी रही है रेड बॉल क्रिकेट में, रणजी ट्रॉफी में, दिलीप ट्रॉफी में। कुछ इश्यूज उनकी पेस को लेकर के और कुछ इंप्रूवमेंट को लेकर के हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि किस तरह से उनके पास पोटेंशियल है। अगर वो कुछ टेक्निकल चेंजेस अपनी गेंदबाजी में कर लेते हैं तो अच्छी पेस पर ऑपरेट कर सकते हैं, 137, 38, 40 तक की पेस भी टच कर सकते हैं। और अगर वो उस चीज़ को इंप्रूव करेंगे तो थोड़ा जिप भी उनकी गेंदबाजी में बेटर देखने को मिल सकता है। डेफिनेटली वो उस चीज़ पर काम करेंगे और सेलेक्टर्स ने भी इस चीज़ को आइडेंटिफाई किया होगा कि इस गेंदबाज में पोटेंशियल है, तभी उनको लाके यहाँ पर पैकिंग ऑर्डर में ऊपर रखा गया है। उसके अलावा आप सब जो बड़ा सवाल पूछते हैं कि जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज के बाद फास्ट बॉलर कौन से हैं जो इंडियन क्रिकेट में आगे आएंगे, तो उसमें अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा, मैं वनडे क्रिकेट की बात कर रहा हूं 2027 के ओडीआई वर्ल्ड कप के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन दोनों प्लेयर्स को ही आगे रखा जाएगा। इंडिया के जो 4 फास्ट बॉलर होंगे या 5 फास्ट बॉलर होंगे उसमें ये दोनों जरूर रहने वाले हैं, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का भी हिस्सा ये दोनों थे। हर्षित राणा ने वहां पर बहुत अच्छा किया उन विकेट्स पर, बट साउथ अफ्रीका में शायद जब गेंदबाजी की बात होगी तो अर्शदीप सिंह को शायद आगे रखा जाए। अब ये डिपेंड करता है दोनों में से किसको रखा जाएगा, बट ये दोनों ही खिलाड़ी इंडिया की ओडीआई टीम का फ्यूचर हैं। सो दोस्तों, ये था इंडिया ए वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ए स्क्वाड का एनालिसिस और मेरी ऑब्जर्वेशन। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है कमेंट करके बताइए। साथ में हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को जरूर फॉलो करिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।